फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानवाणी। मैं आपका दोस्त शंभू। आज हम लोग बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण के क्या कारण थे। तो इसके लिए भी मैंने एक नोट्स तैयार किया है, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ उसको। 19वीं शताब्दी में जर्मनी के एकीकरण यूरोप महादेश व वैश्विक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि एकीकरण के पश्चात यूरोप की राजनीतिक शक्ति का संतुलन बदल गया और जो जर्मनी 1789 ईस्वी के पूर्व 300 राज्यों में बटा हुआ था, वो एकीकरण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना रहा। जर्मनी के एकीकरण के महत्वपूर्ण कारणों में फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, नेपोलियन का अभियान, बौद्धिक जागरण, आर्थिक औद्योगिकरण, सैनिक कूटनीति, दार्शनिक विचार और बिस्मार्क की नीति और उसका योगदान महत्वपूर्ण कारण थे। अब हम लोग कारण को देखते हैं बारी बारी से। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव या नेपोलियन का अभियान, जर्मनी में राष्ट्रीय भावना का प्रसार, तीनों को हम लोग एक साथ देखते हैं। जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में संपत्ति, सामरिक शक्ति, प्रशासनिक व्यवस्था एवं धार्मिक आधार पर बटा हुआ था तथा जर्मनी में ऑस्ट्रिया राज्य का अत्यधिक हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया की नीति थी कि जर्मनी में राष्ट्रीयता स्थापित न होने सके और वहाँ हैब्सबर्ग राजवंश की प्रधानता बनी रहे। 1805 ईस्वी में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिक के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हरा दिया तथा प्रेसबर्ग की संधि की। इससे ऑस्ट्रिया का प्रभाव जर्मनी से कम हो गया। नेपोलियन ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जर्मनी के 300 राज्यों को मिलाकर मात्र 39 राज्यों का एक संघ बनाया, जिसे राइन संघ के नाम से जाना जाता है, और वहाँ फ्रांसीसी कानून लागू किया। यह पहला अवसर था जब पूरे जर्मनी में एक जैसे कानून लागू हुए। इस घटना से एकता की भावना का प्रसार हुआ, जो एकीकरण में सहायक हुआ। नेपोलियन द्वारा जर्मनी पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप राइनलैंड का पश्चिमी भाग फ्रांस के अधीन हो गया। इसकी प्रतिक्रिया जर्मनी में जोर शोर से हुई। क्योंकि जर्मनवासी राइन नदी को पवित्र मानते थे और उस पर अपना नैसर्गिक अधिकार मानते थे। फ्रांस का इस भूमि पर अधिकार वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अतः वे इसका विरोध किए। इससे जर्मनी जाति में राष्ट्रीयता भावना प्रबल हुई और इसने एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। नेपोलियन ने जर्मनी में महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की तथा गिल्ड प्रथा का अंत किया। इससे जर्मन उद्योगों को क्षति पहुंची और साथ ही मुक्त व्यापार की नीति और उद्योग संघ में जो आक्रोश था, इन सब के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय भावना प्रबल हुई, जो एकीकरण में सहायक हुई। अगला जो हम लोग कारण देख रहे हैं, दार्शनिक के विचार। जर्मन दार्शनिकों में हीगेल, हर्डर, फिक्टे, हम्बोल्ट इत्यादि ने अपने अपने विचारों के माध्यम से जर्मन राष्ट्र को एक करने का प्रयास किया। हीगेल ने कहा कि सार्वलौकिक विचारधारा का सर्वोत्तम रूप राज्य है। हार्डेन नोवलिस ने जर्मन सांस्कृतिक जीवन को उजागर कर जर्मन क्षेत्र को एक करने का प्रयास किया। जर्मन कवि आंटांड ने अपनी देश प्रेम से भरी कविताओं से जर्मन अस्मिता को जागृत करने का प्रयास किया। इसके बाद हम भाषा का भी योगदान एकीकरण में देखते हैं। जर्मनी यद्यपि प्रशासनिक व अन्य आधार पर अलग अलग था, तथापि भाषा व संस्कृति आधार पर एक ही था। किसी भी क्षेत्र को एक करने के लिए यह एक सबसे महत्वपूर्ण कारण होती है, अतः एकीकरण में भाषा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्थिक और औद्योगिक कारण जो है जर्मनी के एकीकरण में, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। जर्मनी में विभिन्न राज्यों के व्यापारिक नियम और चुंगी की दरें भिन्न भिन्न थी। इससे व्यापारिक गतिविधियों को बाधा पहुंचती थी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में प्रशा के नेतृत्व में चुंगी संघ, जिसका नाम रखा गया था जोलवेरिन, की स्थापना की गई तथा व्यापारिक नियम व चुंगी की दरों में समानता लाई गई। इससे चुंगी संघ के सदस्य राज्यों में बिना चुंगी करों के माल आने जाने लगे, फलतः आंतरिक व्यापार को बढ़ावा मिला। 1834 ईस्वी तक जर्मनी के सभी प्रमुख राज्य ऑस्ट्रिया को छोड़कर इसके सदस्य बन गए। आर्थिक क्षेत्र में एकता ने जर्मनी के एकीकरण के बाधक तत्वों व राजवंशों का प्रभाव कम कर दिया। जोलवेरिन संघ ने जर्मनी को एक प्रकार से राजनीतिक एकीकरण से पहले आर्थिक एकीकरण कर दिया। चूँकि जोलवेरिन का नेतृत्व प्रशा कर रहा था, अतः प्रशा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण आरंभ हुआ। औद्योगिक कारण, 1830 से यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रसार होने लगा। जर्मनी इससे अछूता नहीं रह सकता था। दूसरी ओर जर्मनी में लोहे व कोयले की प्रचुरता थी, जिससे औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर पहुंच गई। आर्थिक एकीकरण ने भी उद्योगों को प्रोत्साहित किया। इन सब के परिणाम स्वरूप जर्मनी में बैंकों की स्थापना हुई, रेल का नेटवर्क तैयार हुआ।
रेल के द्वारा लोगों का प्रसार एक स्थान से दूसरे स्थान से संपर्क हुआ। एक प्रकार से रेल नेटवर्क ने जर्मनी का भौगोलिक एकीकरण कर दिया। लोगों में एक जर्मनी की कल्पना का विचार पनपा। एकीकरण में पूंजीपति वर्ग ने भी पूरा साथ दिया। अब है सबसे लास्ट में महत्वपूर्ण बिस्मार्क की रक्त एवं लौह की नीति या बिस्मार्क का योगदान। 1862 ईस्वी में बिस्मार्क पर्सा का चांसलर नियुक्त हुआ। 1850 ईस्वी तक बिस्मार्क को यह अनुभव हो गया था कि आर्थिक एकीकरण के बावजूद युद्ध के बिना राजनीतिक एकीकरण संभव नहीं है, क्योंकि फ्रांस, रूस, इंग्लैंड व ऑस्ट्रिया यह कभी नहीं चाह सकते थे कि जर्मनी एक हो और वह इन देशों के शक्ति संतुलन को चुनौती दे। अतः बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अर्थात युद्ध की नीति द्वारा इन देशों से युद्ध किया और उसे पराजित कर जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्वों को समाप्त कर इस कार्य को पूर्ण किया। जैसे कि प्रथम चरण में उसने डेनमार्क के साथ युद्ध की और गैलेस्टाइन समझौता किया। द्वितीय चरण में ऑस्ट्रिया से युद्ध किया और प्राग की संधि की। तृतीय चरण में फ्रांस से युद्ध किया और फ्रैंकफर्ट की संधि की। इस सब के अलावा जो है कुछ कूटनीतिक द्वारा, जैसे फ्रांस, इटली, रूस के साथ समझौता किया और कूटनीतिक द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया। तो अगर कारण पूछेगा तो हम लोग यहीं तक लिखेंगे कि इस कार्य को बिस्मार्क ने पूर्ण किया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ और इनकी प्रक्रिया या चरणों को समझाइए। तब आप क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद इसके चरण को समझाने के लिए प्रथम चरण लिखेंगे और डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में कैसे कैसे क्या क्या घटना घटित हुई और उसके बाद लास्ट में गैलेस्टाइन समझौता हुआ, जिसके माध्यम से क्या जो है सो बेनिफिट, लाभ जो है जर्मनी को मिला, इसके बारे में लिखेंगे। फिर या द्वितीय चरण में जो है ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होता है, प्राग की संधि होती है, उसमें क्या क्या घटना घटित होती है, इसको द्वितीय चरण में लिखेंगे। और तृतीय चरण में फ्रांस से युद्ध होता है और फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, इसमें क्या क्या घटना घटित हुई, इसको लिखेंगे। तो ये तब लिखा जाएगा जब क्वेश्चन रहेगा कि इस प्रक्रिया या इसके चरणों को समझाएं। बाकी कारण जब लिखेंगे तो बस बिस्मार्क का योगदान या लौह युद्ध की नीति तक यहीं तक हम लोग समाप्त करेंगे। तो इस तरीके से जर्मनी के एकीकरण से जो भी प्रश्न आएंगे सारे हल हो जाएंगे। धन्यवाद।